नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। गाजा पर लगभग अमेरिका का कब्जा हो चुका है। वेनेजुएला पर सत्ता चलाने की बात करी चुका है अमेरिका, राष्ट्रपति को उठा लिया गया है। उसके बाद जल्द ही आप सुनेंगे कि ग्रीनलैंड पर भी अमेरिका का कब्जा हो जाएगा, मतलब ग्रीनलैंड अमेरिका का हो जाएगा। और कल वो दिन भी आ सकता है जिस मानसिकता के साथ ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं कि यूरोप के जो देश हैं उन्हें भी वो कह देंगे कि आज से तुम भी अमेरिका हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कनाडा को भी वो अपना 51वां राज्य बनाने की बात कर चुके हैं। जिस वक्त अमेरिका बना था, अमेरिका के पास सिर्फ 13 राज्य हुआ करते थे। कुछ को उसने खरीदा और कुछ पर उसने कब्जा किया, तब जाकर 50 राज्य उसने अपने यहां बनाए हैं। तो अमेरिका की मानसिकता रही है हमेशा से कि किस तरीके से देशों पर कब्जा किया जाए। इसी को लेकर अब यूरोप के देशों में खौफ है और इस खौफ के चलते अब यूरोप के देश पुतिन से बात करने की बात कर रहे हैं। आज आपको बताएंगे किस तरीके से इमैनुअल मैक्रों ने बात की है कि अब रूस से भी बात होनी चाहिए। जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, ट्रंप अकेले पुतिन से बात कर ले रहे हैं, ट्रंप अकेले जेलेंस्की से बात कर ले रहे हैं, दोनों को आपस में बिठाकर बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस युद्ध से नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता था लेकिन नाटो में शामिल नहीं हो पाया है। 4 साल हो गए हैं, धुआं धुआं लगातार रशिया किए जा रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, उसकी जीडीपी क्रैश हो चुकी है। और फंड कौन कर रहा है पीछे से? फंड कर रहे हैं यूरोप के देश, जो पहले ही खाली हो चुके हैं वो और ज्यादा खाली होते जा रहे हैं। तो अब वो इस युद्ध को पूरी तरीके से रुकवाने की बात कर रहे हैं। एक और कारण है कि रशिया से तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगवा दिए कि तेल और गैस नहीं खरीदेंगे। अब यूरोप के देशों को तेल गैस किससे खरीदना पड़ रहा है? अमेरिका से, जो उन्हें महंगा पड़ रहा है। वैसे भी वो पैसा भी खर्च कर रहे हैं यूक्रेन के युद्ध में और महंगी चीजें भी खरीद रहे हैं। इसीलिए मैक्रों के बयान पर अब बात करें, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी साथ आई हैं और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधे बातचीत फिर शुरू करनी होगी। ये इमैनुअल मैक्रो का बयान है। उन्होंने कहा कि यूरोप को रूस के साथ पूर्ण संवाद फिर से उसमें शामिल होना चाहिए और यह पारदर्शिता के साथ और यूक्रेन के साथ मिलकर होगा। अन्यथा यूरोप सिर्फ खुद से बात करता रहेगा जबकि अमेरिका अकेले रूस से डील कर लेगा। कौन सी डील की बात चल रही है? ये वही डील है कि रूस यूक्रेन को ले लेगा तो अमेरिका कुछ नहीं कहेगा, अमेरिका ग्रीनलैंड को ले लेगा तो रशिया कोई बात नहीं करेगा, जिससे कि यूरोप के देशों पर खतरा है। यह बयान ट्रंप की यूक्रेन पीस टॉक्स से यूरोप की चिंता को दर्शाता है। मैक्रो ने जुलाई 2025 में भी पुतिन से फोन पर बात की थी, 3 साल बाद युद्ध के, जहां उन्होंने युद्ध विराम की मांग की थी। जनवरी 2026 में पेरिस में कोएलिशन ऑफ द विलिंग मीटिंग में मैक्रो ने यूक्रेन को पोस्ट पीस सिक्योरिटी गारंटी पर फोकस किया, लेकिन रूस से डायरेक्ट एंगेजमेंट की जरूरत पर उनका पुराना स्टैंड बना हुआ है। मतलब वो चाहते हैं कि पुतिन से सीधे बातचीत हो। यह बयान यूरोप की बढ़ती हुई लाचारी को दिखाता है क्योंकि सैंक्शंस और एनर्जी क्राइसिस से यूरोप खुद प्रभावित हुआ है और अब ट्रंप के दबाव में वो रूस से बात करने की तरफ लगातार झुक रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत और जेलेंस्की की भूमिका की अगर बात करें तो 24 फरवरी 2022 को यह जेलेंस्की की जिद पर दुनिया में युद्ध शुरू हुआ था, जिससे यूक्रेन को नाटो नहीं मिला और देश भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला किया, जो क्रीमिया पर कब्जा किया था 2014 में। उसके बाद इसे विस्तार के तौर पर देखा गया। जेलेंस्की ने नाटो की सदस्य की मांग की थी, लेकिन यह रूस की मुख्य आपत्ति थी, जिसे रूस ने नाजीकरण और नाटो विस्तार के बहाने से जस्टिफाई किया था। रूस का कहना था कि मैं अपनी सीमा पर नाटो की फोर्सेस को बैठने नहीं दूंगा, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, और उसके लिए उसने यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर भी दिया है। नाटो ने यूक्रेन को सदस्यता नहीं दी लेकिन सैन्य सहायता जरूर दी। युद्ध से यूक्रेन की जो अर्थव्यवस्था है वो 30 से 35% सिकुड़ गई है। 10 लाख मतलब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा सैनिक हताहत हो चुके हैं। हालांकि यूक्रेन ने रूसी आक्रमण का प्रतिरोध किया और पश्चिमी सहायता से रूस को नुकसान भी पहुंचाया। यूक्रेन की जीडीपी 2022 में 29% घटी, लेकिन 2025 में इसने 3-4% रिकवरी जरूर की है। रूस की अर्थव्यवस्था पर सैंक्शन से 5 से 10% का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ऊर्जा निर्यात पर वो टिकी रही। यूरोप की इज्जत और लाचारी की अगर बात करें तो सैंक्शंस और एनर्जी क्राइसिस से का जो पूरा तरीके से प्रभाव पड़ा है। यूरोप ने रूस पर सैंक्शन लगवाए लेकिन खुद पैसा रूसी तेल गैस पर निर्भरता से उसकी हालत खराब हो गई। अमेरिका ने इसका फायदा उठाया, जो मैंने आपको शुरू में बताया। 2022 से 26 में ईयू ने रूस पर 17 पैकेज के सैंक्शन लगाए,
जिसमें तेल गैस आयात पर प्रतिबंध शामिल था। इससे यूरोप की एनर्जी कॉस्ट 1 ट्रिलियन यूरो बढ़ गई है। मतलब जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोप को 1 ट्रिलियन यूरो ज्यादा खर्च करने पड़े हैं। जैसे बाकी बंद भी हुए हैं बहुत सारी चीजें। जीडीपी ग्रोथ भी उसकी 1 से 2% प्रभावित हुई है यूरोप की। रूस से गैस आयात 45% से घटकर आज 13% रह चुका है। लेकिन यूएस एलएनजी आयात 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। भाई कहीं से तो कमी पूरी करेंगे ही। यूरोप ने 2022 से 2025 में 930 बिलियन यूरो एक्स्ट्रा एनर्जी पर खर्च किए, जिससे इन्फ्लेशन लगभग 10% बढ़ गया यूरोप में। अमेरिका ने इन 4 सालों में यूरोप को $70 बिलियन का एलएनजी बेच दिया कि भैया मुझसे ले जाओ, जो उसकी अर्थव्यवस्था को लगातार बूस्ट कर रहा है। 2021 की अगर बात करें तो यूरोप अपनी जरूरत का 45% किससे खरीदता था? रशिया से। लेकिन आज वो अपनी जरूरत का सिर्फ 10% किससे खरीदता है? रशिया से। ऐसे में महंगी एलएनजी और तेल गैस जो भी है वो सब अमेरिका से महंगाई से खरीदना पड़ रहा है। अब मेलोनी के बयान पर अगर आए तो मेलोनी ने मैक्रों के बयान का समर्थन किया है। मेलोनी का कहना है कि रूस से बातचीत की जरूरत है। मेलोनी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन को पुतिन से बात करनी चाहिए। मैक्रो ने भी इस बात का समर्थन किया था और अब मैक्रो का समर्थन मेलोनी करती हुई नजर आई है। जनवरी 2026 मतलब हाल ही की घटना है कि जब इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन मुद्दे पर रूस से हाई लेवल डायलॉग फिर शुरू करना चाहिए और स्पेशल एनवॉय नियुक्त करना चाहिए। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से सहमति जताई। दिसंबर 2025 में कहा कि अगर यूएस पीस टॉक्स फेल हो जाती हैं तो यूरोप को रूस से डायरेक्ट एंगेजमेंट करना चाहिए। मतलब अब ये अपना एक स्पेशल एनवॉय रूस में ही बिठा देना चाहते हैं, जिससे कि हर बातचीत होती रहे। ये ट्रंप की वापसी और यूरोप की एनर्जी क्राइसिस से प्रेरित था, जहां यूरोप रूस से फिर कनेक्ट होना चाहता है। यह बयान यूरोप की लाचारी को दिखाता है, क्योंकि सैंक्शन से खुद का नुकसान ज्यादा हुआ है। मेलोनी ने G7 में रूस की वापसी को प्रीमेच्योर का, मतलब पहले ये G8 हुआ करता था, उसके बाद जब ये युद्ध शुरू हुआ उसके बाद रशिया को इससे निकाल दिया गया। अब ये ट्रंप से ज्यादा परेशान क्यों है, और मैंने क्यों कहा कि कल को यूरोप पर भी कब्जा करने की बात अमेरिका कह सकता है, उससे आप इस तरीके से समझिए कि ट्रंप की नाटो पर धमकी है। ग्रीनलैंड पर दावेदारी, उसने कहा कि ग्रीनलैंड अब मेरा होगा। ट्रंप ने नाटो देशों को धमकाया कि 2% जीडीपी नहीं तो डिफेंड नहीं। मतलब अब तक जीडीपी का 2% नाटो के सभी देश दिया करते थे नाटो के खर्च के लिए, नाटो के बजट के लिए। लेकिन ट्रंप जैसे ही आए थे उन्होंने कहा था कि अपनी जीडीपी का 5% तुम्हें देना है, अगर नहीं दोगे तो मैं इस नाटो से निकल जाऊंगा। अगर अमेरिका नाटो से निकल गया तो नाटो का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आज अगर 100 रुपए नाटो का बजट है, 100 रुपए नाटो में खर्च हो रहे हैं, तो लगभग 68 से 70 रुपए अकेला अमेरिका खर्च करता है। बाकी के 31 देश लगभग 30 रुपए या फिर 32 रुपए खर्च करते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर एक देश के हिस्से में सिर्फ 1 रुपया आता है। इसीलिए चढ़ा रहता है अमेरिका इन देशों के ऊपर। बाकी ग्रीनलैंड को खरीदने की धमकी दी जा चुकी है। दुनिया के 80 देशों में 750 से ज्यादा बेसिस हैं। अमेरिका ने देखिए क्या किया। अमेरिका ने किया कि दूसरे विश्व युद्ध में हथियार खुले तौर पर बेचा। दूसरे विश्व युद्ध का जो विजेता था वो ब्रिटेन और फ्रांस जरूर थे, लेकिन उन्होंने मतलब जीत कर भी वो हार गए थे, क्योंकि सारे संसाधन उन्होंने अपने युद्ध में झोंक दिए थे। अमेरिका ने हथियार बेचे थे दोनों देशों को और वो एक सुपर पावर बनकर निकला था। उस सुपर पावर बनने के बाद उसने क्या किया कि यूरोप के तमाम देशों में अपने एयर बेसिस खोल दिए कि यूएसएसआर से तुम्हारी मदद कौन करेगा? अमेरिका करेगा। इसलिए अमेरिका अपने सैन्य अड्डे यहां बनाएगा। तुम्हें सेना रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सेना पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका ने अपने खर्चे से इन देशों में अपने सैन्य अड्डे खोले, सैन्य बेस खोले और इन देशों की सुरक्षा की। किस लिए की थी? वो उस दिन के लिए नहीं की थी, उसने वो आज के लिए की थी, जिससे कि अगर कल को कुछ होता है तो वो तुरंत इन देशों पर कब्जा कर लेगा। जैसे ग्रीनलैंड में आज भी अमेरिका का सैन्य अड्डा मौजूद है, आज से नहीं पिछले 75 सालों से मौजूद है। ट्रंप ने जनवरी 2025 में कहा कि नाटो सदस्य अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस पर खर्च करे, नहीं तो यूएस डिफेंड नहीं करेगा। 2025 में नाटो ने 5% टारगेट सेट किया, लेकिन ट्रंप ने स्पेन को टैरिफ से धमका दिया। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने जनवरी 2026 में कहा कि यूएस को इसे ऑन करना चाहिए रूस चाइना से बचाने के लिए। इजी या फिर हार्डवे रास्ता कोई भी अपनाया जाए। मतलब यहां ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए ट्रंप की तरफ से जो कहें कि कारण दिया गया वो यही दिया गया कि आजकल जो डिस्ट्रॉय हैं रूस और चाइना के, वो ग्रीनलैंड के आसपास मंडरा रहे हैं और इसे अगर यहां से खदेड़ना है तो मुझे ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। हालांकि डेनमार्क की तरफ से इनकार कर दिया गया है और जो पार्टियां राजनीतिक पार्टियां जो ग्रीनलैंड में हैं
उन्होंने भी अब अपनी एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि हम अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर 3-4 पार्टियां हैं, छोटी छोटी, 57,000 की आबादी है, 21 सांसद चुनकर जाते हैं और सब मिलजुल कर आराम से सरकार वहां पर चलाते हैं। बाकी डेनमार्क ने इनकार किया और ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल ने यह वार्निंग दी है कि यूरोप यूएस बेसिस को सीज कर सकता है। मतलब यूरोप के देशों में जितने यूएस बेसिस अमेरिका ने अपने बनाए हुए हैं, उन बेसिस को या तो सीज कर लो, नहीं तो कल को तुम्हें भी अपना हिस्सा अमेरिका को देना पड़ेगा। बात अगर नाटो के कुल रक्षा खर्च की करें तो 2024 में लगभग ये 1.47 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। उसके बाद ये बढ़ा थोड़ा सा और लगभग 1.5 ट्रिलियन के पार ये पहुंच गया, क्योंकि सभी सदस्य अब 2% अपनी जीडीपी का टारगेट पूरा कर रहे थे, लेकिन ये टारगेट बढ़ाकर ट्रंप ने फिर 5% कर दिया। 2025 हेग समिट में 5% का ये कहा गया। अमेरिका के हिस्से की अगर बात करें तो नाटो के कुल रक्षा खर्च में लगभग 68% हिस्सा 68% खर्च नाटो का अकेला अमेरिका वहन करता है। 2023 में अमेरिका का हिस्सा 68.7% था, मतलब 68.68% से भी ज्यादा। 2025 में कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि 70% तक यह पहुंचा था, क्योंकि यूरोपीय देशों का कुल योगदान बढ़ रहा था। लेकिन अमेरिका का जीडीपी और सैन्य बजट बहुत बड़ा है, इसलिए अमेरिका बहुत ज्यादा यहां पर खर्च करता है। रूस का G8 से निकाला जाना और यूरोप को की अब सद्बुद्धि आना। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को G8 से निकाल दिया गया था। अब यूरोप को लगता है कि अब बात करनी चाहिए, मतलब अब इन्हें सद्बुद्धि आई है कि नहीं, दोनों चैनल खुले हुए होने चाहिए, दोनों को बैलेंस करके रखना चाहिए। यहां भारत की आपको तारीफ करनी होगी, क्योंकि भारत रूस से भी बात कर रहा है, भारत यूक्रेन से भी बात कर रहा है, भारत गाजा से भी बात करता है, भारत इजराइल से भी बात करता है, भारत अमेरिका से भी बात करता है, भारत रशिया से भी बात करता है। किसी एक खेमे की तरफ भारत नहीं जाता है। तो ये ऐसा ही अब यूरोप के देशों को भी लगने लगा है कि वो भी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मारे जाएंगे। 2014 में क्रीमिया एनेक्शन के बाद G8 से रूस को सस्पेंड किया गया, जो G7 बन गया। 2026 में मेलोनी मैक्रो के बयानों से यूरोप अब रूस से बातचीत चाहता है, क्योंकि सैंक्शन से उसका ज्यादा नुकसान हुआ है। ट्रंप ने G7 में रूस की वापसी को प्रीमेच्योर भी कहा था। बाकी यूरोप की फिलिस्तीन रिकॉग्निशन और ट्रंप का रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो यूरोप ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, ट्रंप ने इसे न्यूट्रलाइज करने का काम किया, कह दिया कि तुम्हारे ऊपर टैरिफ ठोक दूंगा। उसके बाद बात इन देशों ने नहीं की। 2024 से 26 में आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम आदि ने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की। गाजा युद्ध में विरोध हुआ, ट्रंप ने इसे रिवॉर्ड फॉर हमास कहा और कंडम भी किया, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। यूएन में 140 देश फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन यूएस, इजराइल आज भी इसके विरोधी हैं। ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिस्ट का जो सजेशन है उसकी अगर बात करें यूएस बेसिस पर कब्जा करने की, तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा कर लेते हैं ये देश, तो फिर कहीं ना कहीं इनका बचाव हो सकता है, अगर ये अमेरिकी सेना को अपने देशों से बाहर कर दें और अपने देशों की सुरक्षा खुद से करें। 25-26 में वार्निंग दी गई कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड ले तो यूरोप यूएस बेसिस को सीज कर सकता है। यूरोप की फ्रस्ट्रेशन दिखाता है ट्रंप की नीतियों से। भारत की भूमिका जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पीस एंड डायलॉग की हमेशा से रही है। भारत ने कहा है कि टेबल टॉक होनी चाहिए, मेज पर बातचीत बैठकर होनी चाहिए, उससे ही कोई ना कोई समाधान निकलता है। तो पहले गाजा पर लगभग कब्जा हो चुका है, आज ईरान के भी हालात ठीक नहीं है। जिस स्पीड से ट्रंप चल रहे हैं, आप देखेंगे कि 10, 15, 20 दिन में ईरान में भी तख्ता पलट हो जाएगा और समर्थन की सरकार अमेरिका की वहां आ जाएगी। जिस तरीके से वेनेजुएला से खुलेआम तेल निकालेगा अमेरिका, वैसे ईरान से भी खुलेआम तेल निकालेगा। दुनिया का भला हो सकता है जब दो बड़े रिजर्व से तेल निकलेगा, क्योंकि पहले नंबर पर तेल के मामले में वेनेजुएला आता है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है और तीसरे नंबर पर आता है आपका ईरान। अमेरिका खुद के देश से बहुत ज्यादा तेल निकाल ही रहा है, तो दुनिया में कच्चे तेल के दाम घट सकते हैं। दुनिया को इस बात का थोड़ा सा फायदा हो सकता है। लेकिन ट्रंप की जो नीति है, पहले गाजा, ईरान, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और फिर यूरोप का नंबर आ सकता है। इसीलिए यूरोप गिड़गिड़ाता हुआ अब रशिया के पास पहुंचने की बात कर रहा है। अब रशिया इनसे बात करता है, नहीं करता है, और बात करता है तो उसके बाद स्थिति परिस्थिति कैसे बदलती है, ट्रंप क्या कुछ दबाव में आते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।